हेलो डियर मूवी लवर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी की पूरी स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें 1991 का सीन दिखाया जाता है, जहां कैप्टन अमेरिका के पुराने दोस्त बकी के ब्रेन को हाइड्रा द्वारा वॉश किया जा रहा था। इसमें उसे बहुत दर्द दिया जाता है, जिस वजह से वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर एक विंटर सोल्जर बन जाता है। उसके बाद उसे एक मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें वो एक कार का एक्सीडेंट कर देता है और ये कार टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क की थी और उस वक्त उस कार में टोनी के माता पिता दोनों थे। बकी उन दोनों को मारकर कार में रखे सुपर सोल्जर सीरम के पाउच लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ से हमें मूवी को प्रेजेंट से दिखाया जाता है, जहां कैप्टन अपनी टीम के साथ हाइड्रा के एक दूसरे विंटर सोल्जर रोमलो को पकड़ने के इंतजार में हैं। रोमलो एक लेब पर हमला कर वहां से एक बायोलॉजिकल वेपन को चुरा लेता है। उसे रोकने के लिए कैप्टन भी वहां पहुंच जाता है। रोमलो और कैप्टन के बीच फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान रोमलो कैप्टन को मारने के लिए अपनी बॉडी में लगे एक बॉम्ब को इलेक्टिवेट कर देता है, लेकिन कैप्टन की साथी बोंडा उसे बचाने के लिए अपनी पावर से रोमलो को एक बिल्डिंग में फेंक देती है। लेकिन उस बिल्डिंग में कई सारे मासूम लोग भी मौजूद थे, जिनकी उसमें डेथ हो जाती है। अब सभी न्यूज में दिखाया जाने लगता है कि कैसे अवेंजर्स लोगों की जान को खतरे में डालते रहते हैं। वांडा इसके लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी, लेकिन कैप्टन उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारे अकेले की कोई गलती नहीं है, बल्कि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। तभी हमें वहां स्टेट के सेक्रेटरी कर्नल रॉस को दिखाया जाता है, जो सभी एवेंजर्स के लिए एक एग्रीमेंट लेकर आए हैं। रॉस उन्हें बताते हैं कि एवेंजर्स भले ही लोगों की जान बचाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन कभी कभी अवेंजर्स की वजह से कई मासूम लोग मारे जाते हैं। इसीलिए आज के बाद आप सभी को यूएन के बनाए नियमों के हिसाब से काम करना होगा। इसी में सबकी भलाई है। अब इस एग्रीमेंट पर एवेंजर्स की टीम दो ग्रुप में बट जाती है। एक जिसमें टोनी उस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मान जाता है, वहीं कैप्टन उसके खिलाफ होता है। उसके बाद मूवी में हमें एक नए कैरेक्टर जीमो को दिखाया जाता है, जो पहले आर्मी में काम कर चुका है, जो कि अब एक आतंकवादी बन चुका है। जीमो एक पुराने हाइड्रा के कर्नल को पकड़ लेता है, जो बकी यानी विंटर सोल्जर को शुरू में कंट्रोल करता था। जीमो उससे एक पुरानी डायरी ले लेता है, जिसमें विंटर सोल्जर को कंट्रोल करने की जानकारी मौजूद थी, जिसकी मदद से वो बकी को अपने कंट्रोल में कर सकता था। उसके बाद हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकंडा के राजा और उनके बेटे टिचाला को दिखाया जाता है, जो सुकोविया समझौते को सबके सामने रखना चाहते थे। लेकिन कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें वकांडा के राजा की डेथ हो जाती है। टिचाला अपने पिता की मौत से पूरी तरह टूट जाता है। वहीं न्यूज में दिखाया जाता है कि इस हमले को बकी ने ही किया था, इसीलिए टिचाला बाकी बांस को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। ये बात जब कैप्टन अमेरिका को पता चलती है, तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके घर जाता है और उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने वो ब्लास्ट नहीं किया है, लेकिन और कोई ये बात नहीं मानेगा, इसीलिए वो तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद बकी वहाँ से भागने लगता है। उसी दौरान वहाँ एक और सुपर हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन तब तक कैप्टन अमेरिका वहां आकर उसे बचा लेता है और फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर में रोडी उन तीनों को गिरफ्तार कर लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लैक पैंथर और कोई भी बल्कि वकांडा के नए राजा टिचाला ही है। टिचाला बाकी बांस को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। उसके बाद उन तीनों को एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है, जहां बकी को एक मजबूत केबिन में रखा गया है। कुछ देर बाद बकी से पूछताछ करने के लिए एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया जाता है, जो असल में जीमो है। जीमो असली डॉक्टर को मारकर खुद उसकी जगह बकी के पास आ जाता है। वो वहां की लाइट को पूरी तरह ब्लैकआउट कर देता है, जिस वजह से कोई भी उन्हें अब भी देख पा रहा था। अब जीमो अपने बैग में से उस किताब को निकालता है, जिसे उसने हाइड्रा के एजेंट से लिया था। वो उस किताब में लिख वर्ड्स को जैसे ही बोलने लगता है, बकी अपने दिमाग पर कंट्रोल खो देता है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी हाइड्रा का प्रोग्राम मौजूद है। कुछ ही देर में बकी उस कैद से बाहर आ जाता है और वहां से जाने लगता है। तब तक कैप्टन और सेम वहां आ जाते हैं और वो जीमो को पकड़ लेते हैं। तभी बकी कैप्टन और सेम पर हमला कर देता है। बकी अब पूरी तरह जीमो के कंट्रोल में था
इसलिए अब वो विंटर सोल्जर बन चुका है। कैप्टन बकी को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बिना अपनी शील्ड के वो बकी का सामना नहीं कर पा रहा था। बकी कैप्टन को हराकर बाहर आ जाता है, जहां बकी एवेंजर्स भी उसे रोकने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। टोनी अपने आयरन मैन सूट के बिना ही केवल अपने मेटल के हाथ से बकी से लड़ने लगता है, लेकिन वो भी उसे रोकने में नाकाम रहता है। उसके बाद बकी जैसे ही हेलीकॉप्टर लेकर जाने लगता है, तब तक कैप्टन वहां आकर उसके हेलीकॉप्टर को हाथ से पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। कैप्टन और बकी दोनों पानी में गिर जाते हैं, जिसमें बकी बेहोश हो जाता है। अब कैप्टन बकी को पानी से निकालकर वहां से एक सेफ जगह लेकर जाता है। बेहोश होने की वजह से बकी अब जिमो के कंट्रोल से बाहर आ चुका था। अब कैप्टन बकी से पूछता है कि वो डॉक्टर तुमसे क्या जानना चाहता था। तब वो उसे बताता है कि वो उस जगह के बारे में जानना चाहता था जहां बकी को विंटर सोल्जर बनाया गया था, क्योंकि वो अकेला विंटर सोल्जर नहीं है। हाइड्रा ने उसके जैसे 5 और लोगों को विंटर सोल्जर बनाया था, जो अभी भी उस जगह पर मौजूद हैं। जिमो उन सभी को होश में लाकर कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए अब कैप्टन समझ जाता है कि जिमो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, इसीलिए हमें उसे रोकना ही होगा। और वो जानता है कि इस काम के लिए उसे और सुपर हीरोज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो अपनी टीम बनाने लगता है, जिसमें वो एक नए सुपर हीरो जिसका नाम स्कॉट है उसे भी बुला लेता है। स्कॉट के पास एक ऐसा शूट है जिसकी मदद से वो छोटा या बड़ा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी कैप्टन को पकड़ने के लिए अपनी एक अलग टीम बनाता है, जिसमें वो एक नए सुपर हीरो जिसका नाम स्पाइडरमैन है उसे बुला लेता है। अब जैसे ही कैप्टन अपनी टीम के साथ साइबेरिया जाने के लिए निकलता है कि तभी टोनी भी अपनी टीम के साथ कैप्टन के सामने आ जाता है। कैप्टन टोनी को समझाने की कोशिश करता है कि बकी को फंसाया जा रहा है, लेकिन टोनी उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए अब अवेंजर्स की दोनों टीमों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर लड़ने पर भी जब कैप्टन अपनी टीम को लेकर वहां से नहीं निकल पाया, तब फैल्कन कैप्टन से कहता है कि सब लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल है, इसलिए तुम दोनों को ही यहाँ से जाना होगा। तब तक हम इनका ध्यान बंटाने की कोशिश करेंगे। तब स्कॉट यानी एंटमैन अपने शूट की मदद से काफी बड़ा हो जाता है, जिस वजह से कैप्टन और बकी को वहां से निकलने का टाइम मिल जाता है। लेकिन टोनी और रॉडी अभी भी कैप्टन का पीछा कर रहे थे। सेम भी इन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। तब रॉडी विजन से सेम पर हमला करने की कहता है, लेकिन सेम उस हमले से बीत जाता है। गलती से वो लेजर बीम रॉडी के आर्क रिएक्टर में ही जाकर लग जाती है, जिससे वो तेजी के साथ जमीन पर गिरने लगता है। दोनों उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रोटी तक पहुंचने से पहले वो जमीन से टकरा जाता है, जिसमें रोडी बुरी तरह घायल हो जाता है। रोडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां आयरन मैन को एक न्यूज के जरिए पता चलता है कि जो डॉक्टर बकी से पूछताछ करने के लिए आया था वो असल में एक नकली डॉक्टर था। असली डॉक्टर तो पहले ही मारा जा चुका था। अब टोनी समझ जाता है कि बकी को फंसाया गया है, इसीलिए वो कैप्टन की लोकेशन का पता करने के लिए एक खास जेल में जाता है, जहां सभी एवेंजर्स को पकड़ के रखा गया था, जिन्होंने कैप्टन के भागने में मदद की थी। कैप्टन सेम से पूछता है कि कैप्टन कहाँ गया है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि बकी ने वो ब्लास्ट नहीं किया था और कैप्टन को मेरी जरूरत होगी, इसीलिए मेरा जानना जरूरी है कि कैप्टन आखिर कहाँ गया है। तब सेम टोनी को कैप्टन की लोकेशन बताने के एक शर्त पर राजी हो जाता है कि टोनी को वहां उसका दोस्त बनकर जाना होगा। अब टोनी अपने हेलीकॉप्टर से वहां से निकल जाता है और कुछ ही देर में वो अपने नए आयरन मैन सूट को पहनकर साइबेरिया के लिए निकल जाता है। ब्लैक पैंथर भी आयरन मैन के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं अब हम जिमो को देखते हैं, जो साइबेरिया में बने हाइड्रा के बेस पर पहुंच जाता है, जहां बकी की तरह ही और 5 विंटर सोल्जर को स्लीपिंग चैम्बर्स में रखा गया था। कुछ ही देर में कैप्टन और बकी भी उस जगह पहुंच जाते हैं और फिर टोनी भी वहां आ जाता है। कैप्टन टोनी को वहां देखकर काफी हैरान था, लेकिन टोनी उसे समझाता है कि मैं यहाँ तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। उसके बाद तीनों मिलकर जीमो को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक जीमो उनके सामने आ जाता है, जो एक मजबूत कमरे के अंदर बंद था। यहाँ पर जीमो उन तीनों को समझाता है कि मेरा मकसद उन विंटर सोल्जर को कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि मैं तो केवल तुम तीनों को यहाँ बुलवाना चाहता था, क्योंकि मैं अवेंजर्स को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। अवेंजर्स की वजह से ही मेरी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। तभी जीमो वहाँ पर एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसमें बकी टोनी के माता पिता को बेरहमी से मार रहा था। ये देखकर टोनी आग बबूला हो
जाता है क्योंकि आज तक उसे लगता था कि उसके माता पिता की जान कार एक्सीडेंट में गई थी। अब टोनी कैप्टन से पूछता है कि क्या वो इस बारे में जानता था। तब वो टोनी से कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता था, लेकिन बकी ने वो केवल हाइड्रा के कंट्रोल में होने की वजह से ऐसा किया था। ये सुनते ही टोनी कैप्टन पर अटैक कर देता है। टोनी बकी को मारना चाहता था, जिसके बाद वो तीनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। कैप्टन बार बार टोनी को समझा रहा था, लेकिन टोनी अपने गुस्से की वजह से उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। वो तो केवल बकी को मारकर अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। बकी आयरन मैन को रोकने के लिए उसके शूट में लगे आर्क रिएक्टर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आयरन मैन अपने ब्लास्टर से बकी के मेटल वाले हाथ को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद कैप्टन टोनी का सामना करता है, लेकिन टोनी अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से कैप्टन को भी बुरी तरह मार रहा था। काफी देर लड़ने के बाद टोनी कैप्टन को मारने ही वाला था कि तभी बकी उसके पैर को पकड़ लेता है और मौका पाते ही कैप्टन टोनी को मारने लगता है। और फिर कैप्टन टोनी के आर्क रिएक्टर को अपने शील्ड की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद टोनी कुछ भी नहीं कर सकता था। कैप्टन बकी को लेकर वहां से जाने लगता है। तब आयरन मैन कैप्टन से उसकी शील्ड देने के लिए कहता है, क्योंकि उस शील्ड को टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क ने बनाया था। उसके बाद कैप्टन उस शील्ड को वहां छोड़कर वहां से चला जाता है। वहीं ब्लैक पैंथर भी ये जान चुका था कि उसके पिता का कातिल असल में जिमो ही है, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं। वो समझ जाता है कि बदला लेने से कुछ भी नहीं बदलेगा। जिमो खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक पैंथर उसे रोक लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। अब हमें उसके कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहां टोनी अपने दोस्त की चलने में मदद कर रहा था। तभी उसके पास एक पार्सल आता है, जिसे कैप्टन ने ही उसके पास भेजा था। कैप्टन ने टोनी को एक मैसेज के साथ एक फोन भेजा था, जिसमें लिखा था कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद मूवी के एंड में हमें इसके क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जिसमें बकी को टिचाला के शहर में ले जाया जाता है, जहां उसे एक फ्रोजन चैम्बर में उसे रिकवर होने के लिए